आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ये चैप्टर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जितने भी एग्जाम आप दोगे, कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आप दोगे, सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। दो पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है और मौद्रिक नीति के पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति का जो मतलब है वो क्या होता है, यानी कि मौद्रिक नीति कहते किसे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति वह होती है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था अथवा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित किया जाता है। देखिए, जो बाजार है, बाजार और अर्थव्यवस्था में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाजार अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई होती है। ठीक है, बहुत सारे बाजारों को या सभी बाजारों को मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था बनती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई होती है। हम बाजार कहें या अर्थव्यवस्था कहें, उसका मतलब एक ही होगा। तो मौद्रिक नीति वह होती है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था अथवा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी फ्लो को संतुलित किया जाता है। तो पहला उद्देश्य या पहला मीनिंग आपने जाना कि मौद्रिक नीति ऐसी पॉलिसी होती है, ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को बैलेंस किया जाता है। मनी फ्लो क्या है, इस पर आगे हम बात करेंगे। तो मनी फ्लो या मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित या बैलेंस करने वाली जो नीतियां हैं उन्हें हम मौद्रिक नीति कहते हैं। किसी देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण उस देश की केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इनको नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइएगा। तो किसी देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, उस देश की केंद्रीय बैंक करता है। हर देश में अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे अमेरिका का केंद्रीय बैंक क्या है, फेडरल बैंक। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, वह उस देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। और ये किस लिए किया जाता है, देश में मुद्रा के प्रवाह या मुद्रा की आपूर्ति को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो ये क्या करता है, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2016 में गठित मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वर्तमान में भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कीजिए, प्रश्न बनेगा। पहले भी आईएएस में यहां से प्रश्न बन चुका है। तो भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई की एक मौद्रिक नीति समिति करती है। और इस मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 2016 में। और इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, सरकार द्वारा गठित कमेटी जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी या उर्जित पटेल समिति। तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर गठित 2016 में गठित मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वर्तमान में भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से चुने जाते हैं। ठीक है, जो 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, इनमें से 3 सदस्य कहां से आते हैं, आरबीआई से आते हैं। एवं अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तो जो 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उनमें से 3 सदस्य आरबीआई से आते हैं और बाकी 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। तो यहां से क्या समझ में आया आपको कि भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी करती है। इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर 2016 में हुआ। इन 6 सदस्यों में से 3 आरबीआई से होते हैं, 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। और इस एमपीसी की जो अध्यक्षता करता है वह होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति प्रत्येक 2 माह पर भारत की मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, यानी कि द्विमासीय समीक्षा करती है। हर 2 महीने पर भारत की मौद्रिक नीति की पुनर्समीक्षा की जाती है एमपीसी द्वारा। इसीलिए हर 2 महीने पर बैंकों की ब्याज दरों में, आरबीआई की ब्याज दरों में संशोधन की घटनाएं आप सुनते हैं, जिन्हें न्यूज़पेपर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट में परिवर्तन के नाम से आप पढ़ते होंगे। आगे हम इसमें पूरा कवर करने वाले हैं, एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, बस इसको समझते जाइए, ठीक है। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने पर की जाती है। ये समीक्षा में क्या करती है सरकार? मौद्रिक नीति की समीक्षा के द्वारा सरकार ये देखती है, आरबीआई ये देखता है कि देश में कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले मुद्रास्फीति के आंकड़े आ जाते हैं और मुद्रास्फीति के आंकड़ों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रख करके आरबीआई अपनी जो मौद्रिक नीति है उनकी दरों में परिवर्तन करता है या उनको स्थिर रखने का फैसला करता है। तो ये जो समीक्षा होती है हर 2 महीने पर होती है, ठीक है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण होता है ये किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस करने की जो प्रयास किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, वह किस लिए किए जाते हैं और उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है और मुख्य उद्देश्य, पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है? कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, यह मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। खासतौर से भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता का मतलब है कीमतों में ना तो बहुत अधिक वृद्धि होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक कमी होनी चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मुद्रास्फीति में बताया आपको कि जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो क्या अर्थव्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई प्रत्येक 2 माह पर अपनी जो मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा करती है। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? कीमत स्थिरता, ठीक है। भारत के संदर्भ में क्या है? मुद्रास्फीति के वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में कितने प्रतिशत कीमतों को स्थिर रखना है? 4%, यानी कि भारत में वार्षिक 4% की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ये प्लस एवं -2 हो सकता है, यानी कि अधिकतम 6 और न्यूनतम 2% तक कीमत बैलेंस रहे। यह उद्देश्य मौद्रिक नीति के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित रखना, अगला उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का? कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह या मनी फ्लो बैलेंस रहे। मनी फ्लो बैलेंस करने का मतलब है ना तो मुद्रा का प्रवाह अधिक होना चाहिए और ना ही मुद्रा का प्रवाह कम होना चाहिए, क्योंकि जब मुद्रा का प्रवाह अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। जब बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो मुद्रास्फीति आ जाती है और जब मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है तो मंदी आ जाती है। इन दोनों परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को हानि होती है, लॉस होता है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अर्थव्यवस्था में या एमपीसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस रखता है, जिससे कि बाजार में उतनी मुद्रा होनी चाहिए जिससे कि कीमतें बैलेंस रहें, 4% पर संतुलित रहें। अगर मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति आ जाएगी और मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी। तो जो आरबीआई है वो अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर और घटाकर या मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर और घटाकर बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस रखने का प्रयास करता है। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, यानी कि इन सब के द्वारा अगर किसी देश की कीमत स्थिरता रहेगी, प्राइस बैलेंस रहेंगे, मनी फ्लो बैलेंस रहेगा, तो उस देश की आर्थिक वृद्धि को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक वृद्धि से मतलब यहाँ पर क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कीमत स्थिरता के द्वारा और मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस करके आरबीआई देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। जिस देश की मौद्रिक नीति बैलेंसिंग होती है उस देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा बैलेंस पोजीशन में बना रहता है। इसके अलावा मुद्रा का प्रवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं
कि मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस करना। तो ये मुद्रा का प्रवाह क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पर हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुद्रा के प्रवाह का मतलब होता है कि पहले यहाँ पर देखिए कि मुद्रा दो रूप में होती है। हमारे पास जो मुद्रा होती है या जो धन होता है वो दो रूप में होता है, एक लिक्विड मनी के रूप में और दूसरा एसेट के रूप में, ठीक है ना। एसेट और लिक्विड मनी के रूप में हमारे पास पैसा होता है। लिक्विड मनी क्या होते हैं, लिक्विड मनी वे होते हैं जो हमारे पास नगद रूप में होते हैं, ठीक है, नगद रूप में होते हैं। और क्या होता है, जैसे बैंकों में हम और आप जो पैसे जमा करते हैं, बैंक में हम सब पैसे जमा करते हैं, तो बैंक में हमारा जो धन हम डिपॉजिट करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट और एक क्या होते हैं, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट और दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, बैंक में जमा ऐसा धन जिसकी डिमांड एक निश्चित टाइम पर की जाती है, जैसे आरडी और एफडी। आरडी का पूरा नाम क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट। एफडी का पूरा नाम क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एक निश्चित समय के लिए जमा किया गया धन है जो बैंक में हम और आप डिपॉजिट करते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 माह के लिए, 3 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। इस तरह से एक निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए जमा किया गया धन टाइम डिपॉजिट्स कहलाता है। जबकि बैंकों में जमा ऐसा धन जिनकी डिमांड कभी भी की जा सकती है उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट में क्या आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट में आ जाता है हमारा जो करेंट अकाउंट में जमा धन है। करेंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट का जो जमा धन है, इनमें यानी कि चालू खाता और बचत खाता, बैंक में हमारे खाते 4 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार की जमाएं होती हैं। एक होते हैं करंट अकाउंट के डिपॉजिट यानी कि चालू खाते की जमाएं, दूसरी होती हैं बचत खाते की जमाएं, तीसरी होती हैं आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमाएं, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि मियादी जमाएं या टाइम डिपॉजिट। तो हम जो बैंक में पैसे जमा करते हैं वो दो रूप में करते हैं। ये हमारा वो पैसा है जिसे हम कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं और यह हमारा वो पैसा है जिसे हम एक निश्चित समय में ही बैंक से निकालते हैं। अगर इन दोनों का डिवीजन करें तो हम देखेंगे कि जो लिक्विड मनी है इनमें से वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि बैंकों में जमा किए गए जो डिमांड डिपॉजिट हैं वे क्या है, हमारे लिक्विड मनी है। और बैंकों में जमा जो टाइम डिपॉजिट हैं ये क्या है, ये हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक पूंजी बन गए, ठीक है, ये एक पूंजी बन गए, जबकि ये कैश है, नगद के रूप में है। और यही जो डिमांड डिपॉजिट है इसी को हम तरल मुद्रा भी कहते हैं। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में आखिर करता क्या है। इसको समझने के लिए इसको बहुत ज्यादा आपको समझना होगा, तभी आप आरबीआई की मौद्रिक नीति का असली उद्देश्य पढ़ पाएंगे और मौद्रिक नीति में जो परिवर्तन किया जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाजार पर, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप मुद्रा के प्रवाह को अच्छे से समझ लेंगे। तो फिर से देखिए, मुद्रा के प्रवाह के अंतर्गत मुद्रा दो रूप में दिखाई देती है, एक लिक्विड मनी के रूप में, दूसरा एसेट्स के रूप में। लिक्विड मनी वह होता है जिसे ग्राहक जब चाहे तब खर्च कर सकता है। जैसे मेरे पास सपोज करिए मेरे पास कुल 10 लाख रुपए है, इस 10 लाख रुपए में से मैंने 8 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दिया 5 साल के लिए, बाकी 2 लाख रुपए मैंने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। तो मेरे पास जो 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं ये मेरी लिक्विड करेंसी है या लिक्विड मनी है, क्योंकि इसे हम जब चाहें तब खर्च कर सकते हैं। लेकिन बाकी का 8 लाख रुपए हम जब चाहें तब खर्च नहीं कर सकते, वह एक टाइम पर ही हमको मिलेगा या हम आकस्मिक परिस्थितियों में ही उस पैसे को खर्च करने की योजना बनाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, 2 लाख रुपए, जबकि मेरे पास कुल संपत्ति कितनी है, 10 लाख रुपए, लेकिन वर्तमान में मेरी क्रय क्षमता कितनी रह गई, 2 लाख रुपए, क्योंकि मेरी जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंक में बचत खाते में जमा धन है, वो 2 लाख रुपए है। तो इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा
एसेट्स के रूप में जमा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। और लिक्विडिटी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? लिक्विडिटी का सीधा प्रभाव पड़ता है ग्राहक की क्रय क्षमता पर, क्योंकि जब ग्राहक के पास कैश कम होता है तो उसकी क्रय क्षमता या परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और जब ग्राहक के पास नकदी ज्यादा होती है तो उसकी क्रय क्षमता बढ़ जाती है। तो आरबीआई करता क्या है? आरबीआई इसी जो मुद्रा है उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है। ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन कैसे करता है इसको समझिएगा। जैसे अगर बाजार में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है या आरबीआई को ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति आ रही है। ठीक है, तो मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति आ रही है, तो इसको कम करने के लिए क्या करना होगा? मुद्रा का प्रवाह कब बढ़ता है? मुद्रा का प्रवाह तब बढ़ता है जब हम लिक्विड मनी ज्यादा रखते हैं और एसेट्स कम रखते हैं, यानी कि जब हम खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा कर रखते हैं और बचत, ये हमारी क्या है? सेविंग्स है, ये हमारी बचत है जो हमने फ्यूचर के लिए रखी है। और ये क्या है हमारा? ये हमारे व्यय करने के लिए जो हमने पैसे रखे हैं वो है खर्च करने के लिए। तो जब लिक्विड मनी के रूप में मुद्रा ज्यादा रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यय बढ़ जाते हैं और बचत कम हो जाती है। तो फर्क क्या पड़ता है इससे ये फर्क पड़ता है कि आपकी जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है, और जब आपकी जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो आप यानी कि ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? तरलता बढ़ने से। अगर ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी तो ग्राहक क्या करेगा? बाजार में वस्तु को अधिक खरीदेगा, यानी कि वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। वस्तु की मांग या डिमांड बाजार में बढ़ जाएगी। और जिस अनुपात में बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, अगर उसी अनुपात में बाजार में वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या हो जाएगा? इन वस्तुओं की जो कीमतें हैं वे बढ़ जाएंगी, और जब ये कीमतें निरंतर बढ़ती जाएंगी तो क्या आ जाएगा? महंगाई या मुद्रास्फीति आ जाएगी। ये महंगाई या मुद्रास्फीति क्यों आ रही है? क्योंकि मुद्रा की तरलता या लिक्विडिटी बढ़ गई है। तो आरबीआई ऐसी स्थिति में क्या करेगा? आरबीआई मनी की लिक्विडिटी को कम करेगा। देखिए, जब लिक्विड मनी होता है तो क्या होता है? इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, यानी कि जब मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है तो परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? इंक्रीजिंग हो जाती है। जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए था और इन 10 लाख रुपए में से मैंने 8 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए और मैंने 2 लाख रुपए अपने बचत किए, बैंकों में आरडी या एफडी कर दी। ठीक है, तो मेरी मनी लिक्विडिटी कितनी हो गई? 8 लाख रुपए, यानी कि मेरे पास खर्च करने के लिए अब ज्यादा पैसा है, तो मेरी क्रय क्षमता बढ़ेगी, बाजार में मेरे द्वारा वस्तुओं की अधिक मांग की जाएगी, इससे कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति आ जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति आ जाएगी। और मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? कीमतों को स्थिर रखना। तो कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या करना होगा? मुद्रास्फीति को कम करना होगा। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए लिक्विडिटी घटानी होगी। मेरी जेब में ये जो 8 लाख रुपए है ये निकालने होंगे। कौन निकालेगा? आरबीआई। कैसे निकालेगा? ये जो मेरी जेब का पैसा है कैश के रूप में या लिक्विड के रूप में, इसे एसेट के रूप में बदला जाएगा। तो क्षमता में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि मनी लिक्विडिटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ? वस्तुओं की मांग बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, मुद्रास्फीति आ गई। अब इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या कीमतों में कमी करने के लिए क्या किया जाएगा? मनी लिक्विडिटी कम की जाएगी। जो मुद्रा की तरलता बढ़ गई थी उसको कम किया जाएगा। अब इसको सीधे सीधे समझें, ये जो मैंने 8 लाख रुपए खर्च करने के लिए सेविंग अकाउंट में रखे थे, इसमें से कुछ रुपया मेरे एफडी या आरडी में ट्रांसफर किया जाएगा। बस ये जो मेरा सेविंग अकाउंट का पैसा है इसे एक तरह से आरडी और एफडी यानी कि एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो पॉलिसी है यही मौद्रिक नीति है। ठीक है, मौद्रिक नीति से आरबीआई क्या करता है? और मौद्रिक नीति से आरबीआई सीधे सीधे, इसको और बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए कि जब हमारे जैसे लिक्विड मनी है, क्योंकि हम यहाँ बैंकों की बात कर रहे हैं, जैसे लिक्विड मनी है, अब इस लिक्विड मनी में हम बैंकों के 2 अकाउंट को रख देते हैं। एक चालू खाते को रख देते हैं, ठीक है, करेंट अकाउंट, और दूसरा क्या रख देते हैं? बचत खाते को, सेविंग अकाउंट।
तो चालू खाते और बचत खाते में जो जमा धन है, इससे क्या होता है, इससे मनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और ये लिक्विड मनी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे आरडी और एफडी में जमा धन है, ये क्या है हमारे, ये हमारे एसेट हैं। तो इनसे हम सामान तो तुरंत खरीद नहीं सकते, जब ये मैच्योर होंगे तब सामान खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब चालू और जमा खाते, चालू और बचत खाते की जमाएं अधिक होती हैं और आरडी और एफडी की जमाएं कम होती हैं, तो मुद्रास्फीति आ जाती है। अब आरबीआई करता क्या है, इस मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस करता है। अगर लिक्विड मनी ज्यादा है तो अतिरिक्त लिक्विडिटी इधर ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि जब मुद्रा की तरलता बहुत ज्यादा हो जाती है तो मुद्रा का फ्लो ट्रांसफर कर दिया जाता है किधर, एसेट के रूप में। और जब बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है, इस एसेट को लिक्विडिटी के रूप में ट्रांसफर कर देता है। बस इसी जो पॉलिसी है, ये जो साइकिल है, मुद्रा का जो चक्र है, सर्कुलेशन है, इसी को बैलेंस करने वाली पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। उम्मीद है मुझे आपने इसको समझ लिया होगा कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा मनी के फ्लो को बैलेंस करता है। जब मनी इधर ज्यादा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो जाता है, तो उसे एसेट में कन्वर्ट करता है, और जब एसेट फॉर्म में ज्यादा आ जाता है तो उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अगर लिक्विड फॉर्म में मनी ज्यादा होगा तो स्फीति आ जाएगी, और अगर एसिड फॉर्म में ज्यादा होगा तो मंदी आ जाएगी। लिक्विड फॉर्म में मनी ज्यादा होने का मतलब है कि बाजार में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और एसेट फॉर्म में मनी ज्यादा होने का मतलब है कि बाजार में उत्पादन धीमी गति से होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दें, इससे क्या असर पड़ता है कि जब मनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, या जब जो लिक्विड मनी होता है उससे किस पर असर पड़ता है, जैसे ही मनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर जाती है या बढ़ जाती है। और जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर जाती है तो फाइनली मार्केट में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें लिक्विडिटी पर डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर जब एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स क्या करते हैं, ये कैपिटल इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग कैपिटल, यानी कि ये पूंजी का निर्माण करते हैं। हमारे एसेट्स पूंजी का निर्माण करते हैं, और पूंजी किस पक्ष को प्रभावित करती है, सप्लाई को प्रभावित करती है। बहुत ही प्यारा यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस। बाजार में कीमत स्थिरता कब होगी, जब बाजार में डिमांड और सप्लाई बैलेंस होंगे। डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है, मांग और पूर्ति। जब बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बराबर होंगे या बैलेंस होंगे तो कीमतें अपने आप स्टेबल होंगी, ठीक है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाएगी और स्टॉक या सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। और जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा, स्फीति या इन्फ्लेशन, इसी को कहा जाएगा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर डिमांड कम रह गई और सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस डिक्रीजिंग पोजीशन में होंगे, और जब प्राइस डिक्रीजिंग पोजीशन में होंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिप्रेशन हो जाएगा, मंदी आ जाएगी। और स्फीति और मंदी, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आरबीआई जो उपाय करता है उसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई बाजार में मंदी और स्फीति आने से रोकता है, और इसके लिए आरबीआई मनी फ्लो को, मुद्रा के फ्लो को बैलेंस करता है, और जो लिक्विड मनी है और जो एसेट्स हैं इनके बीच में बैलेंस बना करके आरबीआई यह कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि हमें कंज्यूमर की परचेसिंग पावर भी चाहिए और हमें कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि कैपिटल होगी तभी सप्लाई होगी, प्रोडक्शन होगा। जैसे हम और आप जो आरडी और एफडी में धन कमाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जो देखिए ये आरडी और एफडी के धन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, यानी कि इसी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और ये जो लिक्विड मनी है इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक फिक्स टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया है तो इसी को बैंक किसी इन्वेस्टर्स को उधार के रूप में, ऋण के रूप में देगा, जिससे कि प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा और बाजार में वस्तुओं की पूर्ति या सप्लाई हो पाएगी। दूसरी तरफ जो पैसा हमने डिमांड डिपॉजिट में रखा है उसे हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, इससे हम सामान खरीदेंगे और इससे सामान बनाया जाएगा, ठीक है। जो पैसा
हम बचत करेंगे आरडी और एफडी में, वह किसी न किसी रूप में उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, और जो सेविंग अकाउंट का पैसा है उससे हम वस्तुएं खरीदेंगे। तो खरीदने और बनाने के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। वस्तुओं के उत्पादन और वस्तुओं की डिमांड के बीच में जब बैलेंस बिगड़ जाता है तभी मंदी और स्फीति आती है, और इसी बैलेंस को मुद्रा प्रवाह के रूप में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा संतुलित करने की कोशिश करता है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने, या हम ये कहें कि बाजार में मुद्रा को प्रवाह को बैलेंस करने के लिए आरबीआई जो अपनी मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है वो दो प्रकार से करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति या मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी को दो तरीके से बनाता है। इनमें पहला जो प्रकार है वो है उदार मौद्रिक नीति या विस्तारक मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है संकुचित मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उदार या विस्तारक मौद्रिक नीति में क्या होता है, इसमें मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, लिखा हुआ है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक हो जाता है। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि बाजार में मुद्रा की कमी है, ठीक है, बाजार में मुद्रा के प्रवाह की कमी होने के कारण क्या हो रहा है, मंदी आ जाएगी। अगर आरबीआई को इस बात की आशंका होती है तो आरबीआई तुरंत अपनी मौद्रिक नीति में कैसा परिवर्तन करता है, उदार परिवर्तन करता है, और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार करता है या विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है। बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाने से बाजार में वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राहक की क्रय क्षमता बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जो मंदी है वो नियंत्रित हो जाती है। तो आपको समझना क्या है, प्रश्न यहाँ से आईएएस में बन चुका है कि जब बाजार में मंदी की स्थिति होती है, डिप्रेशन या रिसेशन की स्थिति होती है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई उदार मौद्रिक नीति अपनाता है, और उदार मौद्रिक नीति से बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके लिए आरबीआई अपनी ब्याज दरों में कैसा परिवर्तन करता है, ये हम अपने नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको मॉनेटरी पॉलिसी के सेकंड पार्ट में बताएंगे कि इसके लिए आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में, ओएमओ में क्या करता है। लेकिन ये समझिए कि कठोर उदार मौद्रिक नीति होती क्या है, ठीक है। तो उदार मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है, जब मंदी होती है, और इसमें क्या होता है, बाजार में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है। दूसरी है संकुचित मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति। इस संकुचित या कठोर मौद्रिक नीति में क्या होता है, इसमें आरबीआई कठोर हो जाता है, और जब वो कठोर हो जाता है तो क्या हो जाता है, इससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है। बाजार में जब पैसा ज्यादा हो जाए, मुद्रा का फ्लो ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई संकुचित मौद्रिक नीति का पालन करता है, जिससे कि हमारी जेब का पैसा आरबीआई अब इसको हम पिछले चार्ट से पढ़ेंगे। जैसे आरबीआई ने को ये लगा कि बाजार में मुद्रा का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आरबीआई क्या करेगा, हमारे लिक्विड मनी को एसेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसमें आरबीआई हमारे लिक्विड मनी को एसेट में कन्वर्ट करता है, और इसमें आरबीआई हमारे एसेट्स को लिक्विड मनी में कन्वर्ट करता है। तो जब बाजार में मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो महंगाई अधिक होने के कारण यह पता चलता है कि वस्तुओं की डिमांड बहुत ज्यादा है, जबकि इनकी सप्लाई बहुत धीमी गति से हो रही है। तो जब तक के सप्लाई नहीं बढ़ जाती, तब तक के लिए डिमांड को कम करने के लिए, ग्राहक की क्रय क्षमता कम करने के लिए, ग्राहक की जेब का पैसा कहाँ चला जाता है, आरबीआई की नीतियों के माध्यम से इसे एसेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए आरबीआई बाजार से अतिरिक्त मुद्रा को निकाल करके एसेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो संकुचित और कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग कब और कहां किया जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहां से आते हैं बहुत ज्यादा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति का गठन कौन करता है, कैसे करता है, और इस मौद्रिक नीति के द्वारा किस प्रकार से बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम और ज्यादा किया जाता है, और मुद्रा का प्रवाह क्या होता है। इसके सेकंड पार्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो ये भी नहीं, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसमें हम जानेंगे कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उसके, वो कैसे प्रयोग करता है, और क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। थैंक यू।